हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापम का नया कैलेंडर आ चुका है। अब बहुत जल्दी ही आपकी एग्जाम चालू होने वाली है। एमपी पुलिस की एग्जाम जो नवंबर में होने वाली है व्यापम के नए कैलेंडर के हिसाब से। और उसके अलावा भी एमपी की कई एग्जाम्स होने वाली है जो 22 मार्च तक, जो अभी तक का कैलेंडर आया जिसमें 22 मार्च 2022 तक की एग्जाम्स के बारे में उन्होंने बताया है। तो आपसे तो अब वक्त आ चुका है कि अब हमें पढ़ाई में लग जाना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब लेना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कि व्यापम की एग्ज़ाम में एमपी का कितना वेटेज रहता है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने एमपी की क्लासेस चालू की है। आज से एमपी की रेगुलर क्लासेस मिलेगी आप लोगों को। आज हम लोग पहली जो क्लास लेंगे एमपी में, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एमपी की किसी भी एग्जाम में आपको आ सकता है, आया है। अभी एमपी पीएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। इस टॉपिक के ऊपर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस आते रहे हैं पेपर में। बहुत संभावना है कि एमपी की आने वाली एग्जामों में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, अच्छे से देखें। और हम लोग इस बार जो कवर करेंगे, हम लोग इस बार जब क्लासेस करेंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन बन जाए, छूटे ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एमपी से लेके। कम से कम हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगा कि अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एमपी से कम से कम एमपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारत की पंचायती राज व्यवस्था। आज हम लोग भारत में पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, उसके विकास को समझेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ, और उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था, मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पहले स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले की अवधारणा रही है। प्राचीन काल से ही भारत में इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप देखो कि कलचुरियों का शासन जो रहा, जबलपुर में था ये, एमपी में। और एक चोलाओं का शासन था जो दक्षिण भारत में था। ये दोनों साम्राज्य या दोनों वंश जो रहे, या इन दोनों का जो शासन रहा है वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध रहा है। चोलास का, और चोल साम्राज्य और कलचुरी वंश का। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से रहा है, प्राचीन काल से ही। अगर वर्तमान स्वरूप या आधुनिक भारत में इसके स्वरूप को देखेंगे तो देखते हैं कि इसका विकास कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि आधुनिक भारत में इसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वर्तमान में जो पंचायती का स्वरूप है, पंचायत राज का स्वरूप है, उस स्वरूप में आने में पंचायत राज किन किन क्रमों से गुजरा है, या किस तरीके से क्रमिक विकास इसका हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ब्रिटिश काल में पंचायती राज का विकास कैसे होता है। तो ब्रिटिश काल को आप कुछ चरणों में भाग कर विभाजित करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके विकास को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका जो पहला चरण रहा, वो चरण में हुआ क्या। तो पहले चरण में कुछ खास नहीं होता है, पर पहला चरण जो रहता है वो रहता है 1772 से 1882 तक का। 1772 से 1882 तक का चरण रहता है। अब इस चरण में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इसमें एक चीज़ ये हो जाती है कि मध्य प्रांत की राजधानी जो रहती है वो नागपुर। 1964 मध्य प्रांत की राजधानी रहती है नागपुर, जहां 1964 में नगर पालिका परिषद की स्थापना होती है। अब मैं आपको मध्य प्रांत बता दूं तो मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश से ही है। उसकी राजधानी नागपुर को बनाया जाता है, और वहीं पे नगर परिषद की स्थापना होती है 1864 में। तो ये एक वर्तमान स्वरूप में पंचायती राज व्यवस्था का एक मतलब शुरुआत मात्र थी। इस तरीके से यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरी बात इसमें एक चीज़ ये होती है कि अन्य नगरों में भी इसी तरीके की कई परिषदों की स्थापना होती है। मतलब सिर्फ देश में ही, सॉरी एमपी में ही नहीं, देश में भी कई ऐसे नगर रहते हैं जहाँ पे इस तरीके की परिषदों की स्थापना की जाती है,
सिर्फ इसीलिए कि इसको बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक वर्ड आता है यहाँ पे विकेंद्रीकरण, तो उसको समझ लेते हैं पहले कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। जैसे विकेंद्रीकरण के बारे में जानना जरूरी है। ये वर्ड आएगा, बार बार आपको सुनने मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, तो इसको समझ लेते हैं। क्या होता है ना, कई बार जब तक कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो फिर वो पूरा सेंटेंस या पूरा जो लेक्चर है वही समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि इसी वर्ड के पीछे, मतलब इस विकेंद्रीकरण वर्ड के पीछे ही पंचायती राज व्यवस्था का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो विकेंद्रीकरण का सिंपल सा मतलब कुछ नहीं है कि इसको आप ऐसे समझ लो कि पावर का बंटवारा या सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा। कैसे, मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे ये पहले क्या होता था कि राजा है, राजा के पास में पूरी पावर है, वो सब कुछ देख रहा है, पूरा जो उतने बड़े राज्य की न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, मतलब वहाँ पे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, कानून क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये सारे काम राजा देखता था। विकेंद्रीकरण में होता यह है कि शक्तियाँ बढ़ जाती है, मतलब जैसे आप अभी के स्वरूप में देखें तो एक केंद्र सरकार है, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास में है, कुछ राज्य के पास में है, और उसके बाद में नगरीय प्रशासन आता है, जिसमें आप नगर पालिका देखते हैं, नगर निगम देखते हैं और नगर पंचायत देखते हैं। फिर गांव आ जाते हैं, तो मतलब गांव में आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है। इस तरीके से ये पावर्स बढ़ती है, मतलब पूरा काम केंद्र को नहीं करना है। केंद्र है, केंद्र के अलावा जो जन कल्याणकारी कार्य है उसके लिए राज्य है, मतलब एक केंद्र। उसके बाद में भारत के उसमें बात करें तो एक केंद्र है, और केंद्र के अंदर 28 राज्य है, और उन राज्यों के अंदर कई जिले हैं, और उन जिलों में कई छोटे छोटे गांव है, और उन गांव में भी एक छोटी सी सरकार है। गांव में सरपंच होता है, वो भी उस गांव का पूरा उस गांव का जो पूरा प्रशासन, सॉरी, उस गांव का जो पूरा शासन है या लोग जितनी भी कल्याणकारी नीतियां है उसके संचालन का काम सरपंच का है। मतलब सरकार की जो नीतियां है उसको कैसे क्रियान्वित करना है, इसमें सरपंच का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस तरीके से ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होती है कि पावर जो है, शक्ति जो है, शासन की शक्ति जो है वो नीचे तक चलती है, एक जगह केंद्रित न रहकर अलग अलग भागों में अलग अलग जगहों पर वो बंटती है। इस तरीके से ये विकेंद्रीकरण होता है। तो आप विकेंद्रीकरण का मतलब याद रखेंगे सिंपल सा कि शासन का या शासन की शक्तियों का बंटवारा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग देख रहे थे कि हम लोग दूसरे चरण पे देखते हैं कि दूसरा चरण क्या होता है। दूसरा चरण जो चलता है वो चलता है 1883 से 1922 तक का। 1883 से 1922 तक का। इसी टाइम पे जो गवर्नर रहते हैं वो रहते लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन गवर्नर रहते हैं, ये एक प्रस्ताव देते हैं 1882 में, और वो प्रस्ताव जो रहता है स्थानीय स्वशासन के अधिनियम के रूप में 1883 में पास होता है। मतलब वो एक प्रस्ताव देते हैं पहले, वो एक बताते हैं, खाका बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए स्थानीय प्रशासन के बारे में, और वही चीज जो है फिर अधिनियम बन के आती है 1883 में। इस तरीके से ये दूसरा चरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद आता है तीसरा चरण जो 1922 से 1947 के बीच में होता है। इस चरण पे काफी इस वक्त भी काफी काम होता है, और उसमें अपन देखते हैं कि एक भारत शासन अधिनियम आता है 1935 का। उसमें प्रावधान रहते हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इसके अतिरिक्त 1920 में क्या होता है, होलकर स्टेट में, होलकर स्टेट मतलब इंदौर वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के लिए कानून आ जाता है, कानून पास कर देते हैं वहाँ के जो शासक रहते हैं वो। अब उस कानून की वजह से, मतलब वहाँ पे कानून आने की वजह से जो दूसरी रियासतें रहती है, जैसे ग्वालियर सिंधियाओं का रहता है, देवास रहता है, धार रहता है, नरसिंहगढ़ रहता है, इन रियासतों में भी ये कानून, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को लेकर प्रावधान किए जाते हैं, कानून लाए जाते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रांत और बरार में भी पंचायती राज के विकास के लिए कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, मध्य प्रांत और बरार की बात करें तो ये जबलपुर महाकौशल वाला जो क्षेत्र होता है, नागपुर जबलपुर, ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रांत बरार का ही होता है। उसमें क्या है, जो उसमें उसमें भी एक एक्ट आता है मध्य प्रांत बरार में। उस एक्ट का नाम रहता है पंचायती अधिनियम 1920, जो महाकौशल क्षेत्र में पंचायत राज की शुरुआत करता है। इसी एक्ट की वजह से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इसकी समीक्षा के लिए, इस कानून की समीक्षा के लिए 1926 में एक समिति बनाई जाती है, जो इस कानून की समीक्षा करती है, देखती है कि इस कानून का कैसा उपयोग हो रहा है, या ये कानून अच्छा है या नहीं हो रहा है। इसलिए एक समिति बनाई जाती है। और इस तरीके से फिर ये पूरा घटनाक्रम चलता है। 1930 आता है, और 1930 में क्या होता है कि प्रांत सरकार ने
पुनः एक जांच समिति गठित करती है इसके लिए। जो प्रांत सरकार रहती है उस वक्त, वो पुनः जांच समिति गठित करती है, और वो जांच समिति जो सिफारिशें करती है, वो ध्यान देने वाली बात है कि वो सिफारिशें क्या क्या करती है। तो चलिए उन सिफारिशों को देखते हैं कि वो सिफारिशें क्या क्या रहती है। वो सिफारिशें रहती है, पंचायत को व्यवहार न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होना चाहिए। पंचायत को मतलब उनकी सिफारिशें रहती है कि जो पंचायतें रहेगी उनको व्यवहार न्यायालय की शक्ति प्रदान की जाए, सिविल न्यायालय की पावर हो, मतलब वो किसी के ऊपर जुर्माना लगा सके, इस तरीके की शक्तियां उनको दी जाए। दूसरी बात आती है कि जिला परिषद की आय का एक भाग पंचायतों को दिया जाए, मतलब जो जिला परिषदें बनी है उसकी जितनी भी आय है उसका एक कुछ अमाउंट जो है, उसका कुछ जो हिस्सा है वो ग्राम पंचायतों को भी देना चाहिए, ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। तीसरी सिफारिश रहती है कि पंचायतों के लिए कुछ स्वैच्छिक कार्य घोषित हो, मतलब उनको कुछ उनको करने के लिए खुद के कार्य दिए जाए, उस पर किसी का कंट्रोल ना हो, उस पर पूर्ण तरह उनका अधिकार हो, वो उस पर काम कर सके। इस तरीके की 3 सिफारिशें रहती है कि एक तो व्यवहार न्यायालय की वो मिलना चाहिए उनको शक्तियाँ, दूसरा जो आय में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, और तीसरी बात रहती है कि कुछ स्वैच्छिक शक्तियाँ दी जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अभी तक कॉन्सेप्ट आया नहीं है, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वो बाद में आएगा, उसको देखेंगे हम लोग कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब आता है। तो इस तरीके से ये 1922 से लेकर 1947 का जो दौर चलता है वो कंप्लीट होता है। और अब उसके बाद में आता है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद में क्या होता है, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में 1946 का वो टाइम रहता है जब पंचायती राज अधिनियम आता है, मध्य प्रदेश में आता है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आता है, मतलब पूरे उसके लिए आता है, ये पूरे एमपी के लिए पंचायती राज अधिनियम आता है। क्योंकि इसके बाद में अलग अलग जो क्षेत्र है, जो तीन 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 स्टेट्स में बटा था एमपी, तो उन तीनों स्टेट्स में अलग अलग अधिनियम आएंगे, तो उसको भी देखेंगे अपन लोग। लेकिन ये समझिएगा कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए आता है पंचायती राज अधिनियम। 1946 में आता है, जो कि पारित हो जाता है 1947 में। 1946 में आएगा और 1947 में पारित हो जाएगा। अब यहीं पे आती है जनपद योजना। अब जनपद योजना क्या है जरा देखेंगे कि जनपद योजना में क्या होता है कि 1935 का जो अधिनियम रहता है उसमें जो विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट रहता है, उसी के आधार पर जनपद योजना आती है, जनपद मॉडल लागू होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जनपद योजना जो है वो किसने लाया था। तो जनपद योजना लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने जनपद योजना लाया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप ये लिखते रहिएगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। तो जनपद योजना किसने लाया, तो जनपद योजना लाया पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने 1948 में। तो इस तरीके से ये 1946 के अधिनियम के तहत ये चीजें होती है। उसके बाद में आता है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पंचायती राज संबंधी प्रयास, मतलब अब अपन देखेंगे कि अलग अलग जो स्टेट्स बने थे एमपी के, जो 3 पार्ट थे ए बी सी, उन पार्टों में पंचायती राज के लिए क्या क्या होता है। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है अलग अलग स्टेट्स में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 आता है। मध्य भारत का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे कि ये आप अगर मैप देखें, आपको मैप बना के बता देता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सही नहीं बना है पर फिर भी समझने के लिए ठीक है। तो ये जो रीजन है मध्य भारत का, ये वाला एरिया जो था ये मध्य भारत का क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र पे एक अधिनियम आता है, पंचायती राज अधिनियम 1949। तो मध्य भारत, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिएगा कि मध्य भारत पंचायती राज अधिनियम कब आया। तो मध्य भारत पंचायती राज अधिनियम जो आया वो आया 1949 में। अब इसकी प्रमुख बातें क्या रही, अब यहाँ पे आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल या त्रिस्तरीय पंचायती राज का कॉन्सेप्ट। तो इसकी प्रमुख बात यही थी कि पंचायती राज मॉडल लागू होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, 3 स्तर पर पंचायतें हो। जैसे आप देखते हैं ना कि ग्राम पंचायत हो गई, फिर जनपद होती है, फिर जिला पंचायत होती है। तो ये इस तरीके से 3 स्तर की पंचायती राज मॉडल व्यवस्था लागू हो। अब उसमें इसके नाम भी दिए जाते हैं कि देखिए जैसे पहला जो था वो बोलता है कि ये जो सिफारिशें करता है, ये अधिनियम जो सिफारिश करता है, ये जो अधिनियम प्रावधान करता है, वो ये करता है कि जो ग्राम स्तर पे होगा उसको नाम दिया जाता है ग्राम पंचायत। दूसरा जो ब्लॉक स्तर पे होगा, जो आज जनपद है, उसको कहा जाता है केंद्र पंचायत। और तीसरा जो जिला स्तर पे होगा
जो आज के टाइम पर जिला पंचायत है उसको कहा जाता है मंडल पंचायत। तो इस तरीके से ये 3 स्तरीय पंचायती मॉडल की व्यवस्था करता है। उसमें एक आपका आता है ग्राम पंचायत, एक केंद्र और एक मंडल पंचायत। तो इस तरीके से ये मध्य भारत पंचायत राज अधिनियम 1949 की प्रमुख बातें रहती है। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या चीजें होती है कि पंचायत में वयस्क व गुप्त मतदान की बात होती है कि पंचायत चुनावों के लिए मतदान हो और वो वयस्क वयस्क मतदान हो और गुप्त हो। जो अभी चल रहा है, गुप्त का मतलब वही है जो अभी चल रहा है। जैसे आप मतदान देते हैं तो आप किसी को बताते नहीं है, आप जाते हैं चुपचाप बटन दबा देते हैं, आपका मतदान रिकॉर्ड हो जाता है। इसी तरीके का मतदान हो। केंद्र और मंडल पंचायतों के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव हो। ये पूरा अपन लोग देखते हैं। अभी अपन ने देखे मध्य प्रांत वाला रीजन, अब देखेंगे अपन लोग विंध्य प्रदेश वाला पार्ट सी वाला रीजन। तो मैं आपको यहाँ पे मैप में बता देता हूँ कि विंध्य प्रदेश का क्षेत्र कौन सा होगा। तो उसको देख सकते हैं कि ये चित्र थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो रीजन होगा ना आपका, इधर रीवा सतना वतना ये सब आ जाएंगे इधर। ये जो क्षेत्र होगा आपका ये विंध्य प्रांत वाला क्षेत्र होगा। तो इस क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं होती है जरा देखते हैं कि विंध्य प्रांत वाले क्षेत्र में क्या। विंध्य प्रांत का क्षेत्र जो पार्ट सी में आता है, तो वहाँ पे जो प्रावधान होते हैं, वहाँ पे तो पहले से जो चीजें चल रही होती है उनमें से पंचायतों को जो नाम दिया जाता है, वहाँ पे पंचायतों को पंच सभा के नाम से जाना जाता है, प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है और चौसा या टप्पा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि विंध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नाम से पंचायतों को नहीं जाना जाता था, इस तरीके से। तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए, पंचसभा, प्रजामंडल, चौसा, टप्पा। पंचसभा, प्रजामंडल, चौसा और टप्पा। इस तरीके से ये यहाँ पे पहले से जाना जाता है पंचायतों को। पर यहाँ पे जो अधिनियम आता है ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 जो 1951 में लागू होता है, वो अधिनियम क्या प्रावधान करता है या उस अधिनियम की क्या प्रमुख बातें रहती है, तो उसमें देखते हैं कि अपन लोग से लागू होता है जो प्रायोगिक तौर पर 611 पंचायतें और 61 न्याय पंचायतों की स्थापना करता है। इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर 611 ग्राम पंचायतें और 61 न्याय पंचायतों की स्थापना होती है। फिर क्या होता है कि प्रत्येक प्रत्येक पटवारी हलके में एक ग्राम पंचायत स्थापित हुई। इसी अधिनियम की तरफ प्रावधान किया जाता है कि प्रत्येक जो पटवारी जो क्षेत्र होता है, हल्का बोलते हैं इसको, उस क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत दे दी जाती है। इस तरीके से ये 1949 का जो ग्राम पंचायत अधिनियम रहता है विंध्य प्रदेश में, ये उसके प्रमुख प्रावधान रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग आते हैं भोपाल राज्य पे। भोपाल राज्य जो है पार्ट सी का ही पार्ट रहता है। तो पार्ट सी में दो चीजें रहती है, भोपाल और आपका विंध्य प्रदेश वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे नवाब का शासन रहता है। तो नवाब एक अपना शाही आदेश जारी करता है। अब उस शाही आदेश से वो क्या काम करता है, 1947 में ग्राम पंचायतों की स्थापना करवा देता है। और उसके तहत क्या होता है, 572 पंचायतें कार्यरत रहती है। मतलब वो जो शाही आदेश निकलता है नवाब के, उस नवाब के आदेश में ये बात मेंशन रहती है या ये बद्दी रहती है कि 572 पंचायतें होगी। इस तरीके से वो चलता है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरी चीजें होती है, भोपाल राज पंचायत अधिनियम आता है 1952 में। इस तरीके से प्रावधान किया जाता है नवाब के द्वारा। और फिर 1952 में भोपाल राज्य पंचायत अधिनियम आता है जो पारित होता है 1953 में। भोपाल में जो अधिनियम आएगा वो आएगा 1952 में, 1952, और पारित होगा 1953 में। इसी तरीके से महाकौशल जो पार्ट ए का पार्ट रहता है, महाकौशल जिसमें क्या बोलते हैं सीपी बरार वगैरह वाले जो एरिया आते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 पारित होता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 पारित होता है जो लागू होता है 1947 से। तो ये पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मतलब ये महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो 1946 में आया, पारित 1947 में हो गया। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना होती है। ग्राम पंचायत की स्थापना होती है, न्याय पंचायत की स्थापना होती है। और इस तरीके से क्या होता है कि 616 ग्राम पंचायतें, सॉरी 6116 ग्राम पंचायतें होती है और 802 न्याय पंचायतें होती है। इस तरीके से ये
विकास क्रम चलता है आज़ादी के पहले तक। स्वतंत्रता मतलब जैसे स्वतंत्रता मिलने वाली होती तब तक का ये रहता है। अब वर्तमान स्वरूप को अपन देखेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की संरचना कैसी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है अभी। इसके बारे में तो आप भी परिचित होंगे ही, आप जानते ही होंगे कि क्या है वर्तमान में एमपी में स्थानीय स्वशासन की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण और नगरीय, तो ग्रामीण में आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। अच्छा, आप इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी बात, जहाँ पंचायत आएगा वो ग्रामीण आ जाएगा और जहाँ नगर आएगा वो नगरीय आ जाएगा। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अब इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या भी आपको याद रहना चाहिए, पूछ सकता है इनकी संख्या की किसमें कितनी संख्या है। तो ग्राम पंचायतों की जो संख्या है एमपी में वो है 22,884। 22,884 एमपी में ग्राम पंचायतों की संख्या है। जनपद पंचायत 313 है और जिला पंचायत की संख्या है 51। 51 जिला पंचायत, मतलब जितने जिले उतनी पंचायतें, इस तरीके से 51 जिला पंचायतें हैं। उसी तरीके से अब देखते हैं नगरी में। तो नगरी में सबसे पहले आएगा नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और नगर निगम। तो नगर पंचायतों की संख्या 265 है, नगर पालिका की संख्या 98 है और नगर निगम की संख्या 16 है। नगर निगम की संख्या 16 है। तो इस तरीके से, अच्छा, दो अभी जो नए नगर निगम बने हैं, पहले 14 थे, 14+1 होते हैं। तो उसमें से एक जो अभी बना है वो छिंदवाड़ा और मुरैना है। छिंदवाड़ा मुरैना नए बने हुए नगर निगम है। तो अब देखते हैं कि इस तरीके से एमपी में जो स्थानीय स्वशासन की रचना है या संरचना है, इसमें सिरोंज एक जगह है जो 1956 से पूरे राजस्थान का भाग थी और इसको विदिशा जिले में मिला लिया गया है ना। तो ये अभी विदिशा जिले में, पहले ये राजस्थान में थी, अभी अभी विदिशा जिले में है। तो इसमें क्या है, 19 पंचायतें हैं सिरोंज में और 2 तहसीलें हैं। 2 तहसील पंचायतें, सॉरी तहसीलें नहीं है क्योंकि ये खुद अपने आप में तहसील है। तो सिरोंज तहसील में 19 पंचायतें हैं और 2 तहसील पंचायतें हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि छप्पन के पहले किसका भाग था या अंग था, तो वो राजस्थान का अंग था, राजस्थान की थी वो। तो इस तरीके से ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि सिरोंज कहाँ की थी, तो वो थी राजस्थान की। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1956 में किसको, राजस्थान की किस जगह को एमपी में मिलाया गया, तो वो सिरोंज थी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, वो होती है 1958 को। 1958-1957 की बात होती है जब बलवंत राय मेहता की कमेटी बनती है 1957 में। उसी समय एमपी में भी काशी प्रसाद पांडे की समिति बनती है। 15 सदस्यों की एक समिति बनती है जो वो ये देखने के लिए बनती है कि जो बलवंत राय मेहता की सिफारिशें है, वो सिफारिशें एमपी में लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसकी समीक्षा करने के लिए समिति बनाई जाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पंचायती राज के लिए कौन सी समिति एमपी में बनती है। पंचायती राज के लिए जो केंद्र की समिति बनी वो तो क्या बोलते हैं, बलवंत राय मेहता है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करती है। और उसी के लिए एक जो समिति बनती है हमारे यहाँ एमपी में, वो समिति रहती है काशी प्रसाद पांडे। 15 सदस्यीय समिति बनती है काशी प्रसाद पांडे की, जो कि जो बलवंत राय मेहता है उनकी समिति के सुझाव का, उनकी समिति के सुझाव के लिए बनती है, उनकी समिति के सुझाव को मतलब समीक्षा करने के लिए बनती है। और ये समिति उनके सुझाव का अनुसरण भी करती है और 1958 में अपनी रिपोर्ट देती है। 1958 में अपनी रिपोर्ट देती है और तब अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पास होता है या पारित होता है। अब इस समिति के सुझाव क्या रहते हैं, जरा ये देख लेते हैं। तो आप पढ़ते आ रहे होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव किस समिति के थे, तो बलवंत राय मेहता। ये क्वेश्चन कई बार, 50 बार पूछा गया है। 2017 या 18 का एमपीपीएससी का पेपर था जिसमें पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करने वाली समिति किसकी थी, तो वो सिंघवी समिति थी जिसने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो आप याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात आएगी तो बलवंत राय मेहता, और संवैधानिक दर्जा देने की बात आएगी तो सिंघवी समिति। तो इस समिति के सुझाव के बारे में बात करते हैं कि समिति ने क्या सुझाव दिया। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं न्याय पंचायत ये होना चाहिए। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये बोलते हैं कि ग्राम पंचायत हो, जनपद हो, जिला हो, है ना। और ग्राम स्तर पे होगी ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे जनपद पंचायत, मतलब ब्लॉक स्तर पे जनपद होगी, जिला पर जिला पंचायत। इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करते हैं, सिफारिश करते हैं, सुझाव देते हैं।
और ये भी बताते हैं कि जो चुनाव हो वो वयस्क मताधिकार पर हो ग्राम स्तर पर, मतलब जो गांव में चुनाव हो उस पे वयस्क मताधिकार होना चाहिए, और अन्य स्तर पे अप्रत्यक्ष आधार पर हो, मतलब वही लोग जो चुने गए हैं गांव के, वही लोग आगे के स्टेजों को चुने। इस तरीके से वो सिफारिश करते हैं। दूसरी बात, उनकी सिफारिश जो रहती है जनपद स्तर पर ये रहती है कि निर्वाचन हो और मनोनयन भी हो, दोनों चीजें हो। और इसको क्या होता है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के परामर्श के बाद में इसको हटा दिया जाता है। मतलब आप चुनाव करवाओ भी, चुनाव से भी लोग वहां पे आएंगे और मनोनीत भी कर सकते हैं। मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को हो सकता है, मुख्यमंत्री को हो सकता है, या किसी को भी हो सकता है, इस तरीके से। पर राष्ट्रपति से परामर्श के बाद में उस पॉइंट को हटा दिया जाता है। जैसे 1962 में पारित होती है, परंतु केवल ग्राम स्तर के ही चुनाव हो पाते हैं और बाकी चुनाव नहीं हो पाते। फिर 1977 का टाइम आता है, तो 1977 में पंचायत चुनाव हुए और मध्य प्रदेश में भी पुनः चुनाव होते हैं। और 1977 में गठित समिति ने ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को अधिक सत्ता देने की सिफारिश की। तो इस तरीके से 1962 में पारित होता है ये, परंतु केवल 1962 का अधिनियम जो पारित होता है उसके तहत केवल सिर्फ ग्राम स्तर पे ही चुनाव हो पाते हैं और चुनाव नहीं हो पाते। फिर 1977 का टाइम आता है, तो 1977 में होता ये है कि पंचायत के चुनाव होते हैं पूरे भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी पुनः। तो 1977 में एक समिति बनती है, मंत्री परिषद की एक समिति बनती है जो सिफारिश करती है कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को अधिक सत्ता देने की बात करती है। मतलब उनको अधिक अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने की बात करती है, उनके पास में ज़्यादा पावर हो, इस तरीके की ये समिति सिफारिश करती है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। इस तरीके से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे की बातें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी 73वां संविधान संशोधन आना है, 74वां संविधान संशोधन आना है, और उसके बाद में इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसके प्रमुख आर्टिकल्स क्या है, कैसे निर्वाचन आयोग आता। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।